वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th के लिए अगस्त 2021 का क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1। 2 पार्ट होंगे आपके क्वेश्चन पेपर के। पार्ट 1 में आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, डिटेल्ड क्वेश्चन आएंगे विच आर ऑफ 2 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड 6 मार्क्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एंड पार्ट बी इज कंटेनिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ 40 मार्क्स विच इंक्लूड्स MCQ, 1 वर्ड और फिल अप्स। क्लियर। तो पार्ट 1 के भी 3 सेक्शन हैं। सेक्शन ए में 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो टोटल क्वेश्चंस हैं हमारे 6 और 2 मार्क्स के हैं। तो ये सेक्शन हमारा कितने मार्क्स का हो जाता है? 12 मार्क्स का हमारा ये सेक्शन हो जाता है। तो ये 6 क्वेश्चन मैंने यहाँ राइट किए हैं और अब हम इन 6 क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं जो कि सेक्शन ए अगस्त 2021 के क्वेश्चन पेपर के हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल उसी टाइप के क्वेश्चन है जो हमने सितंबर 2021 के क्वेश्चन पेपर में किए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट द फंक्शन fx इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का है। तो हम सबसे पहले तो फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन हो गया 5x माइनस 3, इसे हमने कॉन्टिन्यूस दिखाना है। कॉन्टिन्यूस किस पर दिखाना है? 0 पॉइंट पर दिखाना है। कॉन्टिन्यूटी का क्या तरीका होता है प्रूव करने का कि फंक्शन की उस पर्टिकुलर पॉइंट पर लिमिट और फंक्शन की उसी पॉइंट पर वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है। इस लॉजिक से आपको कोई कांस्टेंट फाइंड करना भी आ सकता है या कॉन्टिन्यूटी प्रूव करनी भी आ सकती है। तो एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 वैल्यू निकाल लेती हूँ मैं पहले। f ऑफ 0 कितना हो जाएगा? 5 इंटू 0 माइनस 3। 5 को 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 माइनस 3 दैट इज माइनस 3। तो ये तो हमारी वैल्यू आ गई 0 पर। नाउ अब हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं? नाउ वी विल फाइंड लिमिट ऑफ fx एज x टेंड्स टू 0। सिंगल फंक्शन है, कोई लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट की जरूरत नहीं है। अलजेब्रिक फंक्शन है, पॉलिनोमियल है हमारा, तो हम डायरेक्ट लिमिट फाइंड करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, fx के प्लेस पर हम रख देते हैं 5x माइनस 3। पॉलिनोमियल है, डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे, ये सब हट जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? 5 इंटू 0 माइनस 3 दैट इज माइनस 3। नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1, नेम इट एज 2 फ्रॉम 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हमें क्या मिल रहा है? लिमिट ऑफ द फंक्शन, लिमिट ऑफ द फंक्शन एट 0 इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0 और बोथ माइनस 3 हैं। लिमिट और फंक्शन दोनों सेम आ गए। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। डिफरेंशिएशन हमने फाइंड करनी है पैरामीट्रिक फॉर्म में। स्टेटमेंट बड़े ध्यान से पढ़नी है। फाइंड dy बाई dx इफ x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ये आपकी पैरामीट्रिक फॉर्म कहलाती है। पैरामीट्रिक का मतलब x भी हमारा थीटा में है, थीटा को हम एक पैरामीटर कह देते हैं कि x की वैल्यू थीटा में है। क्लियर। और y भी हमारा थीटा में है, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। हमारा काम है dy बाई dx फाइंड करना है। dy बाई dx कैसे निकलेगा? देखिए, ये हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 मार्क्स का क्वेश्चन जब हमारा आता है तो कोशिश करें कि थोड़ा सॉल्यूशन करें, लेकिन उसमें सारा कंक्लूजन आपका आना चाहिए। तो जब ये हमारा फंक्शन x आ गया है और ये थीटा में है तो हम इसे थीटा में ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो dx बाई डी थीटा निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट करके dy बाई डी थीटा एंड देन वी विल डिवाइड बोथ। तो यहाँ हम लिख लेते हैं डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो जाएगा dx बाई डी थीटा, कॉस थीटा की डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, अगेन कॉस 2 थीटा की डिफरेंशिएशन होगी माइनस साइन 2 थीटा। एक माइनस ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा प्लस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा को फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे। ये मैं आपको करके दिखा रही हूँ, अदरवाइज आपको अगर आता है तो आप क्वेश्चन पेपर में यहाँ डायरेक्ट 2 लगा सकते हो। समझ में आई बात? तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा, 2 थीटा की डिफरेंशिएशन 2 बनेगी तो 2 आगे आ जाएगा 2 साइन 2 थीटा। नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1, वी गॉट dx बाई डी थीटा। ठीक है भाई, ये हमारा dx बाई डी थीटा आ गया, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर थीटा। नाउ डिफरेंशिएटिंग
डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा, साइन थीटा की डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा, साइन 2 थीटा की कॉस 2 थीटा, 2 थीटा को फिर करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो -2 कॉस 2 थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब हमें क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स, तो मैं दोनों को डिवाइड कर दो, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, ये ऊपर, ये वैल्यू डिनोमिनेटर में, एंड जस्ट लीव द क्वेश्चन, ऐसे का ऐसा आपने छोड़ देना है। 2 कोस थीटा -2 कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय, आप चाहें तो इसको आगे ला सकते हो क्योंकि ये पॉजिटिव है, अदरवाइज आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, -sin 2 थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा, एंड दिस इज आवर आंसर। यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि कभी कभी इन क्वेश्चंस में क्या आ जाता है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू सो एंड सो। मान लीजिए पाई बाई 4 दे दिया, पाई बाई 2 दे दिया, पाई बाई 3 दे दिया, देन व्हाट विल वी डू, हम क्या करेंगे, हम ये डी वाई बाई डी एक्स पहले पूरा निकालेंगे, एट लास्ट फिर हम इस पैरामीटर को जो हमें पर्टिकुलर वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू को हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे। इस क्वेश्चन में नहीं करना है, इस क्वेश्चन में नहीं करना है, अगर इन केस आपके एग्जाम में ऐसा आता है तो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, find the general solution of this one. This is a differential equation. चैप्टर नंबर 9 से हमारा ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, dy by dx, dy by dx is equal to 1 minus cos x by 1 plus cos x। जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी आए तो जहाँ तक मेरा आइडिया है 2 मार्क्स में आपको वेरिएबल्स सेपरेबल के क्वेश्चन ही मैक्सिमम देखने को मिलेंगे। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब y की टर्म्स dy के साथ अरेंज हो जाएंगी, x की टर्म्स dx के साथ अरेंज हो जाएंगी, एंड देन वी विल इंटीग्रेट एंड वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। तो यहाँ इसको सॉल्व करने का, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने का क्या मतलब है कि हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें क्या करो, x सारा एक तरफ है ही, तो dx को राइट साइड में ले जाओ, dy इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, और नेक्स्ट स्टेप में आप इंटीग्रेट कर दो। क्लियर। अब dy है तो ये तो 1 dy हो गया, यानी कि 1 की इंटीग्रेशन करनी हमने विद रिस्पेक्ट टू y, बट व्हाट अबाउट दिस, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक अपनी आइडेंटिटी है जो 11th क्लास में हमने की हुई है। 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाय 2, 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वेयर एक्स बाय 2 dx, 2 cancels 2 sin square theta by cos square theta is equal to, I will solve here, this is equal to tangent square x by 2। अब इधर तो 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y जब आप करेंगे इट विल बी y। व्हाट अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट स्क्वायर थीटा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा के लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, बट हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 कैन बी रिटन एज टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और सीकेंट स्क्वायर की हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं जो कि टेंजेंट होती है। तो ये सब बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, और इसे भी अब मैं ब्रेक करने जा रही हूँ ये आइडेंटिटी यूज करके, सीकेंट स्क्वेयर x बाय 2 माइनस 1 dx। अब हम दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं। 1 की इंटीग्रेशन हो गई y, सीकेंट स्क्वेयर x बाई 2 की हो गई टेंजेंट x बाई 2। और एक बात आपने ध्यान रखनी है इंटीग्रेशन करते टाइम कि x के साथ अगर अदर देन 1 कोई और कांस्टेंट है, जैसे 1/2 है यहाँ, तो वो हमारा डिनोमिनेटर में आ जाता है व्हाइल इंटीग्रेटिंग। ठीक है, अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसमें वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। अभी हमने देखा था कि साइन 2 थीटा की जो डिफरेंशिएशन हमने की तो 2 मल्टीप्लिकेशन में आ रहा था। तो यहाँ इसकी इंटीग्रेशन हो गई टेंजेंट x बाई 2 का 1/2 डिनोमिनेटर में आ गया, -1 की इंटीग्रेशन हो गई x प्लस सी, यू आर डन। बस इतना करना है कि ये जो 1/2 है इस 2 को आप यहाँ ऊपर ले आएंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 टेंजेंट x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी, और ये जनरल सॉल्यूशन है। जनरल का मतलब c बार बार चेंज होता रहेगा एंड वी विल गेट मैनी पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। तो पर्टिकुलर पूछेगा तो कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगी। बस ये इतना सा आपका क्वेश्चन था। कोई भी डाउट आपको होता है प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, और मेरे लेक्चर्स आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम प्रोबेबिलिटी चैप्टर 13. 2 cards are drawn at random and without replacement from a pack of 52 cards. सिंपल सी बात है, 52 पत्ते हैं, 2 कार्ड निकालें विदाउट रिप्लेसमेंट. मेन बातों को हाईलाइट कर लिया करो. विदाउट रिप्लेसमेंट यानी एक कार्ड निकाला है तो उसको वापस नहीं रखा है, इट मीन्स वो दूसरे कार्ड की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट करेगा. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आने वाली है. फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर ब्लैक. बहुत ही आसान क्वेश्चन है. टोटल कार्ड्स कितने हो गए? 52. आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बिकॉज कार्ड्स आर नॉट रिप्लेस्ड. तो 2 कार्ड्स आर ड्रॉन आउट. 2 कार्ड्स आर ड्रॉन आउट विदाउट रिप्लेसमेंट और दोनों ही ब्लैक कार्ड हैं. तो हमने मान लिया कि B1 इवेंट है कि फर्स्ट कार्ड इज ब्लैक. क्लियर है. B2 इवेंट है कि जो मेरा, इसने देखो आप ध्यान से पढ़ना, बोथ कार्ड्स आर ब्लैक, दोनों ब्लैक होने चाहिए. सेकंड कार्ड इज ऑल्सो ब्लैक. ठीक है, दोनों हो गया. अब B1 की प्रोबेबिलिटी, भाई मैंने कार्ड के डेक में हाथ दिया एंड आई ड्रॉ 1 कार्ड आउट, मुझे ब्लैक चाहिए. ब्लैक कितने होते? 26 आउट ऑफ 52. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 26/52 दैट इज 1/2. डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल सिंपल है. लेकिन जब हम B2 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो भी ब्लैक है, लेकिन हमने जो फर्स्ट कार्ड निकाला है वो हमने रिप्लेस नहीं किया. तो टोटल कार्ड्स 51 रह गए हैं. ब्लैक कार्ड क्योंकि पहले ऑलरेडी आ चुका है तो वो 25 रह गए हैं. तो उसे हम कहेंगे B2 की प्रोबेबिलिटी. क्योंकि कार्ड रिप्लेस नहीं किया गया है तो आप उसे B2/B1 कहेंगे. इट इज़ 25/51. आप यहाँ लिख भी सकते हो बिकॉज वो ऊपर लिख चुके हैं तो बार बार लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है. बिकॉज द कार्ड इज नॉट रिप्लेस्ड. नाउ क्वेश्चन क्या है कि बोथ कार्ड्स आर ब्लैक. बोथ का मतलब एक तरह से इंटरसेक्शन आ जाता है, A इंटरसेक्शन B. उसे हम प्रोबेबिलिटी में A इंटू B भी लिखते हैं. मल्टीप्लिकेशन रूल जब हम करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ कार्ड्स आर ब्लैक. ठीक है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत अच्छे से आपको समझा पाऊँ कि यही क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स में आए तो आप क्या करें, 2 मार्क्स में आ रहा है तो आप ये चीज़ें यहाँ पर अवॉइड कर सकते हो. प्रोबेबिलिटी बोथ कार्ड्स आर ब्लैक. तो बोथ कार्ड्स आर ब्लैक का मतलब B1 इंटू B2 दैट इज इक्वल टू, देखिए क्योंकि हमारा ये रिप्लेस हमने किया है. देखो 2 तरह से हमारी इंटरसेक्शन निकलती है. मैं यहाँ साथ साथ आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ. प्रोबेबिलिटी ऑफ AB होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इफ़ द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट. यानी A इवेंट की अकरेंस का B पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा. बट अगर हम जैसे रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे तो दूसरा जो कार्ड निकल रहा है उसके ऊपर फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी का असर पड़ रहा है. तो इन दैट केस ये क्या हो जाता है, A की प्रोबेबिलिटी और B की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू A. ठीक है, समझ आ रही है बात. तो ये चीज़ अब हम यहाँ लगाएंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 व्हेन B1 हैज़ ऑलरेडी अकर्ड. तो इट विल बी 1/2 इंटू 25/51. ये हो जाएगा 25/102. सिंपल सा क्वेश्चन था ये. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम वेक्टर्स है ये हमारा क्वेश्चन. फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. कोई पैरेललोग्राम है हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय दीज 2 वेक्टर्स. देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये. इनके सिर्फ आपने लॉजिक समझने हैं. क्या क्वेश्चन है कि हमें 2 वेक्टर्स दे रखे हैं. आई विल नोट डाउन दोज वेक्टर्स. आपने जस्ट लिखना है वेक्टर A है I-J + 3K एंड सेकेंड वेक्टर B जो है वो है 2I - 7J + K and these 2 vectors are representing the adjacent sides of a parallelogram. अगर ये आपका कोई पैरेललोग्राम है तो एडजेसेंट साइड्स एक ये और एक ये हमारी वेक्टर A से रिप्रेजेंट हो रही है और ये वेक्टर B से. एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमें इसका तरीका याद होना चाहिए, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए. अगर A और B किसी पैरेललोग्राम की 2 एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका एरिया होता है वेक्टर A क्रॉस B का
मॉडुलस। यानी पहले हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड, तो पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। यही क्वेश्चन कई बार ट्रायंगल के लिए दे दिया जाता है। हम हर एस्पेक्ट को डिस्कस करके चलेंगे ताकि क्वेश्चन अगर थोड़ा चेंज होके आ जाए तो हम घबराएं नहीं। वहाँ पर हमें कई बार ये कह दिया जाता है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज एडजेसेंट साइड्स आर दिस एंड दिस। अब इसको अगर मैं यहाँ डायगोनल ड्रॉ कर दूँ तो ट्राइंगल बन जाएगा, 2 ट्राइंगल बन जाएंगे। तो इन दैट केस एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाता है हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम निकाल लेते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कैसे निकलता है अब ये आपको पता होना चाहिए, डिटर्मिनेंट से निकलता है। आई जे के, पहले ए के कॉम्पोनेंट्स लिखने हैं तो 1 -1 3, बी कैसे निकलता है 2 -7 1। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिए एक्सपेंडिंग बाय R1। आई डिटर्मिनेंट की भी प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पर चैप्टर 3 और 4 की। ये रो कॉलम और रो हमारा गया तो ये बना -1 3 -7 एंड 1। सेकंड माइनस जे, यहाँ माइनस आता है। ये रो और कॉलम हमारा गया तो 1 3 2 1 और प्लस में के आ गया बेटा। तो ये रो और कॉलम गया 1 -1 2 -7 1 -1 और 2 -7। तो ये हो गया आई -1। ठीक है भाई, ध्यान देंगे। -7 3 21 और एक माइनस ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा +21। थोड़ा शॉर्ट में करने की भी प्रैक्टिस करनी है अब आपने। तो 1 -6 1 -6 प्लस के इंटू -7 और माइनस प्लस का 2। ठीक है, ये ए क्रॉस बी आ रहा है हमारा 20 आई हो गया ये 1 -6 -5, एक माइनस ऑलरेडी है 5 जे -2 प्लस -7 प्लस 2 -5 के। ये आपका आ गया ए क्रॉस बी। और अभी हम पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, फिर बाद में उसको एरिया लिख देंगे, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट, एडजेसेंट समझ गए ना, ये दोनों साथ वाली या ये दोनों साथ वाली, विद एडजेसेंट साइड्स एज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 20 स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर प्लस -5 स्क्वेयर का अंडर रूट। आप इसमें से 5 कॉमन भी ले सकते थे लेकिन वो पहले फिर वो लगाना पड़ता हमें। तो ये हो जाएगा 400 प्लस 25 प्लस 25 का अंडर रूट, 450 का स्क्वेयर रूट स्क्वेयर यूनिट्स। आप इसे यहीं छोड़ दीजिए, फैक्टर होते हैं तो कर दीजिए। आपके मान लो 9 से हमारा ये हो रहा है यस, ये हो जाएगा, देखो जरा ध्यान से, 225 इंटू 2, ध्यान देना, का अंडर रूट 225 का अंडर रूट कंप्लीट होता है 15, 15 रूट 2 स्क्वेयर यूनिट्स हमारा आंसर आ जाएगा। अगर यही साइड्स ट्राइंगल की होती तो बाय में 2 और आ जाता, 7.5 रूट 2 हमारा आंसर हो जाता। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 6। शो दैट द पॉइंट्स 2 3 4 -1 -2 1 एंड 5 8 7 आर कॉलिनियर। देखिए कॉलिनियरिटी के लिए हम वेक्टर का ही यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो जो पॉइंट्स दे रखे हैं उनके आप नाम नोट कर लीजिए। भाई उन्होंने नहीं दिया है तो आप नाम नोट कर लीजिए कि ए पॉइंट हो गया हमारा 2 3 4, बी हो गया -1 -2 1, सी हो गया 5 8 7। ठीक है भाई, 3 पॉइंट्स हो गए। देखो 3 पॉइंट्स या तो कोलिनियर होंगे या कोलिनियर नहीं होंगे। तरीके बहुत है हमारे पास कोलिनियरिटी प्रूव करने के लिए, सेक्शन फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला है, लेकिन वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चला जाता है। मैट्रिक्स में भी है हमारा कि अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, इनसे जो ट्रायंगल बनेगा, भाई अगर ये कोलिनियर है तो कोई ट्रायंगल बनेगा नहीं, और हम मान लेते हैं कि अगर वो बन रहा है तो उसका एरिया कितना होगा 0, तो हम मैट्रिक्स से भी इसको दिखा सकते हैं। हम अभी जैसे ये किया है, ए बी से एक एडजेसेंट साइड निकालेंगे, बी सी से दूसरी साइड निकालें, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड 0 दिखा दे। तो देयर आर डिफरेंट वेज टू प्रूव इट। तो हमें 2 नंबर का क्वेश्चन करना है तो बहुत आसान हमने लेना है। हम क्या करते हैं कि 3 पॉइंट कोलिनियर है तो वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी की हम डायरेक्शन रेशोज निकाल लेते हैं। ठीक है भाई, डायरेक्शन रेशो ऑफ वेक्टर ए बी। ठीक है, डायरेक्शन रेशो कैसे निकलती है, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो ये हो जाएगा -1 - 2
-2 -3 और 1 -4, ये हो गया -3 -5 और -3। ये ए बी के डायरेक्शन रेशो हो गए। अब हम बी सी के डायरेक्शन रेशोज निकालते हैं। डायरेक्शन रेशोज ऑफ वेक्टर बी सी, ये दिस माइनस दिस, ध्यान देना। 5 -1 तो प्लस हो जाएगा, 8 -2 तो प्लस हो जाएगा, और 7 -1 ये हो गया 6 10 और 6। थोड़ा सा आप ध्यान दो, थोड़ा सा आपने ध्यान देना है कि ये है -3 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे, या इनकी आप ऐसा करिए रेशो निकाल लीजिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा है। इसको हमने नाम दे देना है A1 B1 C1, इसको हमने नाम दे देना है A2 B2 C2। भाई आप निकालो A1 बाय A2, -3/6 -1/2, ठीक है। B1 बाय B2 आप निकालो -5/10 यानी -1/2। C1 बाय C2 आप निकालो तो -3/6 यानी कि -1/2। ये मैं फिर कहूँगी, ये आपको करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है फाइनल पेपर में, क्योंकि 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। मैं जस्ट आपको समझा रही हूँ कि ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, प्रोपोर्शनल हैं। तो ये सारा ना करके आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि बिकॉज डायरेक्शन रेशोज ऑफ वेक्टर ए बी एंड बी सी आर प्रोपोर्शनल, ठीक है भाई, समानुपाती, ठीक है, जिनको हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स आर प्रोपोर्शनल। जब दो वेक्टर्स के डायरेक्शन रेशो प्रोपोर्शनल होते हैं तो वो वेक्टर्स या तो पैरेलल होते हैं या कोलिनियर होते हैं। समझ में आ रही बात? अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशो प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इट मीन्स क्या हो सकता है कि ए बी एंड बी सी आर पैरेलल, लेकिन आप ध्यान दो कि B पॉइंट इसमें भी है और B पॉइंट इसमें भी है। ये वेक्टर B पे एंड हो रहा है, ये वेक्टर B पे स्टार्ट हो रहा है, एक पॉइंट इनमें कॉमन है, तो वो पैरेलल कैसे हो सकते हैं? पैरेलल तो नहीं हो सकते। तो एक ही ऑप्शन हमारा बचता है, तो यहाँ हम लिखेंगे बट B इज अ कॉमन पॉइंट, बट B इज अ कॉमन पॉइंट इन बोथ वेक्टर्स। B is a common point in both vectors, so it means they are not parallel but they are collinear. So it means A, B and C are collinear. A, B और C कॉलिनियर हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन में है। तो ये थे बेटा जी आपके सेक्शन ए के 6 क्वेश्चन जो कि टोटल 12 मार्क्स के थे। किसी भी डाउट के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें एंड प्लीज़ शेयर माय लेक्चर्स विद मैक्सिमम स्टूडेंट्स। थैंक यू।